साथियों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मुकर्रब खान, जिसे औरंगजेब ने संभाजी राजा को जीवित पकड़ने के लिए चुना और भेजा था, और उसने दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए कैसे योजना तैयार की और कैसे तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। हमने ये भी देखा कि अपने दुर्भाग्य से किस तरह स्वकीयों ने ही उसकी मदद की। इस भाग में हम उन कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों संभाजी राजे संगमेश्वर में रुके और अटक गए। हम यह भी देखेंगे कि राजा के किन गुणों के कारण उनका घात हुआ, इतने कठिन क्षेत्र में शत्रु किन कारणों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ, मुकर्रब खान की वापसी की क्या क्या योजनाएं थी और क्यों थी। इन सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा एपिसोड देखने के अनुरोध के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चलो तो फिर। नियोजित योजना के साथ मुकर्रब खान अपने साथ 2000 घुड़सवार और 1000 पैदल सेना लेकर कोल्हापुर के पास केरला पठार के बेस से 2 तारीख को सुबह 4 बजे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। हम यहाँ तक आए पहुँचे थे। आइए अब मुकर्रब खान द्वारा संगमेश्वर पहुँचने के लिए उपयोग किए गए मार्ग का विश्लेषण करते हैं। कोल्हापुर से संगमेश्वर की दूरी एक सीधी रेखा में लगभग 91 किलोमीटर है, लेकिन यह सारा क्षेत्र सह्याद्री पर्वत का है, इसलिए निकटतम घाट सड़क है अम्बा घाट। कोल्हापुर पन्हाड़ा अम्बा घाट संगमेश्वर 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उसने इस मार्ग से परहेज किया क्योंकि मराठा सेना पूरे घाट पर बिखरी हुई थी। तब इसके परे थोड़ा लंबा लेकिन निश्चित रूप से कम खतरनाक अनुस्कुरा घाट रास्ता उसने अपनाया। यह घाट मार्ग कोल्हापुर अनुस्कुरा घाट राजापुर संगमेश्वर तक की दूरी 171 किलोमीटर की है। ये रास्ता अपनाने के और भी फायदे ये थे कि रास्ते में 2 नदियां थीं, मुचकुंदी और काजली, जो जानवरों और सेना के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा अनुस्कुरा घाट उतरने के बाद, क्योंकि ये 600 मीटर से कम ऊंचा था, चढ़ाई के श्रम कम होने वाले थे। 2 तारीख की सुबह सुबह निकली मुकर्रब खान की सेना ने अनुस्कुरा घाट के घने जंगल क्षेत्र से होते हुए बेहद कठिन यात्रा पशुओं और सैनिकों की सुविधा के लिए नदियों का सहारा लेते हुए बड़ी सावधानी और लगन से पूरा किया और वे कुंभकर्ण में उतरे। अंदाजा है कि वहां वे सुबह सुबह पहुंचे होंगे। चलो उन्हें कुछ देर के लिए वहीं रुकाते हैं और यहाँ हम परामर्श करते हैं कि आखिर संभाजी राजे संगमेश्वर में अब तक क्यों रुके थे। उस समय संभाजी राजा के साथ उनके सबसे जिगरी दोस्त कवि कलश, सर नौबत महालोजी घोरपड़े, उनके बेटे संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, मनाजी, खंडू बल्लाल, ऐसा बहुत ही युवा समूह और उनकी पत्नी महारानी येसुबाई भी उनके साथ थी। अब महाराज के लिए जिम्मेदार लोगों और परिवार के सामने विलासिता में लिप्त होना संभव नहीं था, इसलिए उनके मामले में यह उल्लेख इतिहास में उनके साथ नाराजगी के कारण या उनसे भी ज्यादा कवि कलश पर खिंचाव के कारण आया होगा। वह भी उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद लिखा गया था, इसलिए राजा के संगमेश्वर में रुकाने का कारण पूरी तरह गलत सिद्ध होता है। आइए अब इतिहास में उल्लिखित अन्य 2 कारणों पर प्रकाश डालें। उनमें से एक ये है कि स्वराज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पैदा हुए इस संकट से कैसे निपटा जाए। वैसे ही जिस गति से संभाजी राजा के करीबी रिश्तेदार स्वराज्य छोड़कर औरंगजेब की ओर दौड़ रहे थे, उस रेस की खतरनाक गति का आकलन करने के लिए उन्होंने स्वराज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों और अपनी धर्मपत्नी को, जो न केवल महारानी की भूमिका निभा रही थी बल्कि शासन में सक्रिय रूप से शामिल भी थी, उन सभी को बुलाने और उस पर चर्चा करने की योजना बनाई होगी। और वैसी बैठक खत्म होते ही महारानी येसुबाई 2 फरवरी की सुबह अपने परिवार के साथ रायगढ़ के लिए रवाना भी हो गई। अब पीछे बचे महाराज, कवि कलश और सर नौबत महालूजी और पहले बताए गए कुछ युवा सरदारों के साथ 400 से 500 की सेना। तो तीसरे कारण की यहाँ पुष्टि मिलती है कि महाराज अनुष्ठान के लिए पीछे रुके। हर तरफ संकट से घिरे सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। ऐसे समय में श्रद्धालु संभाजी महाराज का प्रभु की प्रार्थना करना बहुत स्वाभाविक था। इसीलिए संकट विमोचनार्थ कर्मकांड पंडित कवि कलश के साथ संगमेश्वर जैसे एकांत स्थान पर अनुष्ठान करने के उद्देश्य से रुकने का फैसला किया होगा। भावनात्मक रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसलिए आखिरी दोनों कारण मायने रखते हैं। लेकिन राजा को सदैव सावधान रहना चाहिए और उसमें वह स्थिति भी युद्धजन्य थी। हालांकि संगमेश्वर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और घने जंगल में बसा हुआ था, परंतु वहाँ कोई किला नहीं था, गांव की कोई तटबंदी नहीं थी और कोई मजबूत सैन्य की उपस्थिति नहीं थी। वहाँ थे केवल कवि कलश का महल और बगीचा और सरदेसाई का एक महल, बस।
इसलिए शत्रु से घिरे होने पर वे फंस जाएंगे। इसके बारे में महाराज ने सोचा ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। इसमें उनका बिंदास बेदरकार स्वभाव ही अधिक दिखाई पड़ता है। इन गुणों का एक और प्रत्यय जो यहाँ आता है वह यह है कि भले ही सेना महाराजा के पास नहीं थी, मगर सतर्क जासूस दस्ते आंखों में तेल डालकर महाराज के आसपास रहकर अपना फर्ज बखूबी निभा रहा था। इसलिए जासूसों को दुश्मन की और उसके साथ आने वाले संकट की गंध समय पर आ गई, तो उन्होंने तुरंत महाराज को सूचित किया और उन्हें तुरंत वहां से निकलने का अनुरोध किया। लेकिन संभाजी महाराजा ने पहले दी गई नाकाबंदी और सैन्य योजना के बल पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उनकी यही बेदरकारी जो इस जगह पर एक दोष बन गई, भविष्य में यही उनका सद्गुण साबित हुई। कैसे, वो सही समय पर दिखाया जाएगा। यहाँ हालांकि इन गुणों के कारण ही उन्हें नुकसान पहुंचा था, क्योंकि सेना के साथ अनुस्कुरा घाट होते हुए कोंकण पहुंचे मुकरब खान 3 फरवरी 1689 को सुबह 10 से 11 बजे के आसपास मुचकुंदी, काजी, बाव और शास्त्री नदियों के किनारे संगमेश्वर पहुंचे। उसने रास्ते में कठिनाइयों और परिश्रम को सहने में बहुत धीरज दिखाया था। गांव में आते ही उसने अपने जासूसों के माध्यम से संभाजी राजा के आवास की तलाश की। संगमेश्वर की राहें और गांव की सारी जानकारी मात्र विवरण से नहीं समझी जा सकती थी, इसलिए शिरके और अन्य जानकार मंडलियों को जासूसों के साथ जरूर भेजा गया होगा। संभाजी महाराज के स्थान की सही खबर मिलने के बाद, चूंकि वह अपना मुख्य कार्य बड़ी शीघ्रता और गति से करना चाहता था, वह अल्लाह अकबर और दीन दीन का नारा लगाते हुए बिजली और हवा की गति से सीधे संभाजी राजा पे टूट पड़ा। इस आकस्मिक हमले से संभाजी राजा समेत सभी विस्मित हो गए और ताज्जुब में पड़ गए। लेकिन तुरंत सभी लोग संभल गए और युद्ध के लिए तैयार होकर संभाजी राजा के सामने मुकर्रब खान के हमले को पीछे हटाने और उसे खदेड़ने के लिए सज्ज हुए। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन मुकर्रब खान की सेना अधिक थी और मुस्तैद थी। वह पूरी तैयारी और ईर्ष्या के साथ आए थे, इसलिए समय देखकर महाराज के सिपाहियों ने महाराज से वहां से निकल जाने का आग्रह किया। वैसे वे और कवि कलश पीछे मुड़े, लेकिन ठीक उसी समय कवि कलश के हाथ में एक बाण लगा। वो घाव इतना गहरा था कि संभाजी राजा को अपने मित्र का दर्द देखा नहीं गया और उस छत्रपति ने न ही उस दिलदार दोस्त ने अपनी जान बचाकर भागने के बजाय पहले अपने दोस्त के घाव पर पट्टी बांधी और फिर भेष बदलकर उसे अपने साथ ही ले जाएं, ऐसा व्यवहारिक लेकिन दिलवाला विचार किया और घायल कवि कलश को लेकर उनके महल में चले गए। बाहर जमकर मारकाट हो रही थी, लेकिन उसी समय भालोजी को एक घाव इतना गहरा लगा कि वे वहीं पे भगवान को प्यारे हो गए। जैसे ही सेनापति गिर गया, मराठा सेना पूरी तरह से तितर बितर हो गई और जो दिशा मिले वहां से भागने लगे। मुकर्रब खान ने भागने वालों का पीछा नहीं किया। उसने जासूसों से खबर निकाली और जब उसे पता चला कि संभाजी राजे कलश के महल में ही है, तो उसने महल को ही चारों तरफ से घेर लिया। मुकर्रब खान का बेटा इखलास खान ने अपने सभी साथियों के साथ महल में प्रवेश किया। भले ही ये बाग अकेला था, लेकिन अंत में था तो एक बाग ही, इसलिए महल में हुए संघर्ष के दौरान भी वे उसे जेरबंद नहीं कर पा रहे थे। तो अंत में 200 सैनिक एकदम से उन पर टूट पड़े, मगर इस असाधारण ताकत के आगे इस बाग की शक्ति कम गिरी और आखिरकार उन्हें और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन दोपहर 3 फरवरी 1689 को मुकर्रब खान ने कैदियों को घोड़े पर बिठाया और पूरी गति से वहां से निकल पड़ा, क्योंकि जब हम उस दुर्गम क्षेत्र के राजा को ही पकड़ लेंगे तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और वहां के लोगों में दहशत और असंतोष फैल जाएगा। इसी तरह ये खबर पास के मलकापुर या खेलना जैसे मराठा सैन्य तक पहुंचने और हम पर हमला करने या हमारा पीछा करने से पहले पास के मुगली थाने तक पहुंचने के लिए वहां से जल्द भाग जाना बहुत जरूरी है। इस बात से ये मुरब्बी सरदार अच्छी तरह से वाकिफ था। हाथ में आए इतने बड़े शिकार को या ना मिलती तो जल्द से जल्द जान बचा के भागकर अपने गढ़ में जाने के लिए उसने कुंभकर्ण के संगमेश्वर के पूर्व में देश के सबसे बड़े और नजदीकी गांव कराड़ को पहले से ही भाप लिया था, क्योंकि कराड़ को मुगलों का बड़ा थान भी था। हालांकि यह मार्ग करीबी था, लेकिन यह जंगली घाट सड़क बेहद कठिन और खतरनाक थी। आज भी अगर आप वहां घूमने जाएं तो पाएंगे कि यह पूरा इलाका उतना ही दुष्कर है। इसलिए उस समय भी कोई भी सड़क पर पैर नहीं रखता था जब तक कि स्थानीय ग्रामीणों अर्थात निवली या नेदरवाड़ी से किसी को गाइड के तौर पर साथ न लिया जाए।
अब यहाँ इस दुर्गम क्षेत्र के मुखिया और परिवार के जाने माने सदस्य गनोजी शिर्के ही उनके सहायक बने। उसी के दम पर तो मुकर्रम खान ने ऐसी योजना बनाने के बारे में सोचने की हिम्मत भी की, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में समय समय पर घोड़ों को बदलना पड़ता है और इसके अलावा घोड़ों और सैनिकों का समय पर दाना पानी होना चाहिए। तभी तो वे दिन रात की इतनी निरंतर यात्रा के बाद होने वाले युद्ध में भी मजबूती से खड़े रह पाते हैं। इसलिए शत्रु की ऐसी सुविधाएं नियत समय पर फितूरों द्वारा ही प्रदान की जाती होंगी। दोस्तों यहाँ ध्यान देखिए, क्योंकि यह पूरी यात्रा एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से है। स्थानीय फितूरों की मदद के बिना मुकर्रम खान तो क्या बल्कि औरंगजेब का बाप भी ये हासिल नहीं कर पाता। उल्टा ऐसा करने वालों की कब्रें इसी इलाके में खोदी जाती। लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। नियति को भी क्यों दोष दें? हमारा इतिहास गवाह है कि ऐसी तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में शुद्ध स्वार्थ के लिए अपनों के ही हाथ कारण बने हैं। लेकिन उसी साक्षीदार के पन्ने पलट के जरा देखिए, देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ आगे क्या होता है। साथियों, अंत में हमें इस जाज्वल्य इतिहास से सबक लेना होगा, जिससे कि भविष्य में कोई देशवासी ऐसी गलती न करे, जिससे कि आगे जाके खुद का और उससे भी बढ़कर अपने इस प्यारे देश का कोई नुकसान न करे। वरना ये सब क्या है, सिर्फ मनोरंजन। खैर, आइए इतिहास में वापस जाएं। योजना के अनुसार मुकर्रम खान ने 3 तारीख को संभाजी राजा को पकड़ लिया, फिर नायरी के पास शास्त्री नदी को पार किया और निवली पहाड़ी को पार करके पाथरकुंज गांव मालेघाट को भी पार किया और 4 तारीख की रात को कैदियों के साथ कराड़ पहुंच गया। वापस जाते समय हमें इस बात के विश्वसनीय प्रमाण मिलते हैं कि शिराले गांव के देसाई और दीक्षित परिवारों ने संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड मुगलों के दस्तावेजों में नहीं है। मुकर्रम खान का विरोध किया गया हो या न हो, परंतु वह योजना के अनुसार सेना के साथ सुरक्षित रूप से पहुंचने से उसकी इस नियोजन ने उसके सेनापति पद को गौरवशाली बना दिया, इसमें कोई भी शक नहीं। जान की परवाह किए बिना दुर्गम स्थानों पर जाना और उस क्षेत्र के अभिषिक्त छत्रपति को ही कैद करना कोई आसान काम नहीं था। साथियों, इस भाग में हमने देखा कि मुकर्रम खान कैसे और क्यों संभाजी महाराज को पकड़कर स्वराज्य से दूर ले जाने में सफल हुआ। अभी समय की कमी के कारण यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले भाग में हाथ में कैद और भाग निकलने का कोई भी मौका न होने के कारण औरंगजेब ने एक अभिषिक्त राजा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया और क्यों। हम ये भी देखेंगे कि कैसे संभाजी राजा ने उस असहनीय उत्पीड़न का बहादुरी से सामना किया, लेकिन वे अन्याय के आगे नहीं झुके। तो इस गौरवशाली और जाज्वल्य इतिहास की जानकारी को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी तक पहुंचने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हमारा विनम्र लेकिन दिल से अनुरोध है। धन्यवाद। वंदे मातरम।